हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 19 मई 2021 को आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने जा रहा है। 2021 का सीबीएसई का पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस का आपका जो बोर्ड का एग्जाम होने जा रहा है, तो ऐसे में यार आप सोच रहे होगे कि आपका जो है, आपको ये भी पता होगा कि 2021 में आपका सिलेबस भी चेंज हो चुका है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे में आप सोच रहे होगे कि यार मॉडल क्वेश्चन पेपर मिल जाए विद सॉल्यूशन, तो और वो भी हिंदी में। तो आपको जो है ये यहाँ पर जो है इस वीडियो में सारी चीज़ मिलने वाली है, हिंदी में पूरा क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, हिंदी में। और 2021 का कैसा मॉडल क्वेश्चन पेपर आएगा वो सारी चीज डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चनों को विस्तार से बताऊंगा भी और उनके आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी और अंत तक वीडियो देखते रहिए। और वीडियो आगे बढ़ने से पहले ये कहूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं रफ्तार और विस्तार के साथ। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आप देख रखे, मैं आपको बता दूं, हमने इससे पहले जो अपनी 3 वीडियो अपने यहाँ पर अपलोड कर दी है। ये हमारी चौथी वीडियो है इस मॉडल क्वेश्चन पेपर की। 3 वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप डाउनलोड मतलब कि आप देख लेना उन वीडियो को भी। 3 पार्ट जो हमने बना रखे हैं, आप देख सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर, हम पेपर जो है अपना चौथा बना रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका कोड लिखा हुआ है, पेपर का नाम आपका राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस मतलब, और कक्षा 12, ओके। तो आप देख सकते हो क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का जो आपका पॉलिटिकल साइंस का जो कोड है वो आपका 028 है, ओके। तो हम चलिए इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। तो 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, आपको टोटल 80 मार्क्स मिलेंगे। और जनरल इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर दे रखा है दूसरे पॉइंट में, 1 से लेकर 16 तक सभी प्रश्न जो हैं वस्तुनिष्ठ हैं और ओके। और सेक्शन बी में अवतरण पर आधारित हमारे क्वेश्चन है, यानी कि पैसेज में से आपके क्वेश्चन है 17 से 18 तक, और उनकी भी संख्या आपकी 1 नंबर वालों की है। और प्रश्न संख्या 19 से लेकर 22 तक 2 अंक के हैं, और इन सवालों का जवाब आपको 40 शब्दों के अंदर से देने हैं। और आपके जो अगले सवाल हैं वो आपके हैं 23 से लेकर 27 तक। 23 से लेकर जो 27 तक जो हमारे प्रश्न है वो 4 अंक के हैं, और इन सवालों के जवाब आपको 100 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए, ठीक है। और आपके 38 से लेकर जो 29 तक जो हमारे सवाल हैं वो मानचित्र और कार्टून के प्रश्नों से संबंधित है, और इन सवालों के जवाब आपको 5 अंक के हैं, ठीक है जी। और आपके 30 से लेकर 32 तक के जो हमारे प्रश्न है वो 6 अंक के हैं, और इनके जवाब आपको 150 शब्दों से अधिक नहीं देने हैं। तो सेक्शन ए हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा MCQ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिएगा, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, दूसरे विश्व युद्ध के समय जर्मनी, इटली, जापान के समूह को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जर्मनी, इटली, जापान। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ये इसमें ऑप्शन भी दे रखा, धुरी राष्ट्र या मित्र राष्ट्र, और आपका तीसरा ऑप्शन है गुटनिरपेक्ष राष्ट्र या साम्यवादी राष्ट्र। तो सभी को पता है दोस्तों, ये हमारे धुरी राष्ट्र थे, ठीक है। ये हमारे धुरी राष्ट्र थे, यानी कि एक्सिस पावर बोलते हैं इसे इंग्लिश में, ओके, याद रहेगा। तो चलिए हम जो है अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान पर गिराया गया परमाणु बम का नाम क्या था, ठीक है। तो उसका नाम हमारा फैटमैन था, ठीक है। यहाँ पर और ऑप्शन दे रखे हैं वो बिल्कुल गलत हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो है अमेरिका ने जापान के ऊपर जो हमारा बम गिराया था उसका नाम जो है हमारा फैटमैन था। और यहाँ पर देखिएगा दे रखा है 9 अगस्त, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6 अगस्त नहीं दे रखा। 6 अगस्त पे जो है लिटिल बॉय गिराया गया था, छोटा बम, फिर बड़ा गिराया गया था 9 अगस्त को बड़ा बम, यानी कि फैटमैन, ओके। सोवियत संघ का विघटन कितने गणराज्यों में हुआ, तो यहाँ पर दे रखा है कितने गणराज्यों में हुआ। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और ये भी 1 नंबर का है। तो आपको मैं बता दूं, सोवियत संघ का विघटन 15 गणराज्यों में हुआ था, ठीक है। 15 इसका सही उत्तर है। चौथा क्वेश्चन जो है हमारा आया है, बाल्टिक गणराज्यों के नाम लिखिए। तो बाल्टिक गणराज्य जो है आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर बाल्टिक सागर बहता है वहीं पर उसी के जो हमारे पास जो जितने भी नियर बाई हैं वो 3 देश हैं, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ठीक है। ये बाल्टिक सागर के पास पड़ने वाले जो हमारे स्टेट्स हैं, या आप देश बोल सकते हो इन्हें, ठीक है। तो एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ओके। तो 5वां क्वेश्चन है आपका, दिए गए कथन का सही गलत लिखिए। तो शॉक थेरेपी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देशन में चलाई गई। शॉक थेरेपी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देशन में चलाई गई। तो दोस्तों ये 5वां आपका जो वाक्य है बिल्कुल सही है, तो आपको लिख देना सही, ठीक है। 6ठा आपका पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य एशिया का हिस्सा नहीं है। तो मध्य एशिया का कौन सा हिस्सा नहीं है बताइए। लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो बताइए कौन सा। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों आपका मध्य एशिया का पार्ट नहीं है, लेकिन आपका लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया आपका मध्य एशिया का पार्ट है, ओके। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन है आपका, यूरो किस संगठन की मुद्रा का नाम है। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत रिपीट हो चुका है हमारे। अब तक हमने 3 इस पे मॉडल टेस्ट पेपर बना दिए हैं, हमारा चौथी वीडियो है, तो उसमें भी पहले की वीडियो में भी ये आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो यूरो याद रखिएगा किस संगठन का मुद्रा है, यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, आसियान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आपको पता होना चाहिए, आसियान संगठन की स्थापना जो है आपका 8वां क्वेश्चन है, इसकी स्थापना आपकी 1967 में हुई, ओके। 9वां क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के किस देश में लंबे समय तक तमिल और सहेली समुदायों के बीच संघर्ष चला।
ठीक है। दक्षिण एशिया के किस देशों में, ठीक है, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्रीलंका इसका सही आंसर है, गे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10/10 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। बताइए दोस्तों ये परिभाषा किसने दी थी। और अरे क्वेश्चन ही यही पूछ लिया, वाह क्या बात है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई। तो दोस्तों देख लो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और आपने ये 12th की किताब में कहीं नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता आपने मतलब कि कहीं पढ़ा होगा ये परिभाषा किसने दी बताइए। पर ये क्वेश्चन जो है आना इसलिए बेसिक है कि भाई इतना 12th के बच्चे को पता होना चाहिए, जरूरी नहीं कि 12th की किताब में होना ही जरूरी है, ठीक है। भाई क्वेश्चन आते हैं भाई ऐसे 1-2 नंबर का पेपर देते ही ऐसे हैं वो, ठीक है। इस बात पे आप ज़्यादा वो मत सोचना। तो ये सभी को पता होना चाहिए क्योंकि यार 6ठी क्लास में पढ़ाया जाता है कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है और ये किस व्यक्ति ने दी है। तो ध्यान रखना ये ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल की जो हमारी डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, ये हमारी अब्राहम लिंकन ने दी है, याद रहेगा अब्राहम लिंकन। 11वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में लगभग कितनी रियासत थी। तो सभी को पता है 565 रियासतें थी, ठीक है। 565 यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गए। 12वां क्वेश्चन है, इसके दिए गए कथन को सही गलत लिखिए। तो पोटी श्रीरामुलु आंध्र राज्य के निर्माण में अनिश्चितकालीन उपवास किया। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, उन्होंने भूख हड़ताल करी थी और जिनके कारण उनकी मृत्यु भी हो गई थी और पहला राज्य बना था इनकी बदौलत भाषीय आधार पर गठित आंध्र प्रदेश, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, केंद्रीय राजनीति में गठबंधन सरकार के दौर की शुरुआत कब से मानी जाती है बताइए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 13वां क्वेश्चन है हमारा कि गठबंधन सरकार की पॉलिटिक्स कब से शुरू हुई, 1989 से, याद रहेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ किस पद के गठन के लिए श्री जयप्रकाश नारायण जी ने प्रयास किया, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा दोस्तों, पहले तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नया टॉपिक है सिलेबस 2021 के अंदर, बहुत सारे टॉपिक नए आ चुके हैं। तो इस जो क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे हैं यार ये तो हमने नए सिलेबस होते हुए भी हमारे जहन में नहीं आया, क्योंकि यार बात क्या है ना कि किताब पब्लिश हुई नहीं है, ठीक है, ना ही कहीं इस तरह के आपको किताब वगैरह मिलेंगे, ठीक है। इंटरनेट पर जो हमारी दिल्ली सरकार या मिनिस्ट्री ऑफ हमारी एजुकेशन भेज रही है उन्हीं के माध्यम से, या CBSE की वेबसाइट पर जो इंग्लिश में कंटेंट मौजूद है उसी के माध्यम से आपको पता लग रहा है सारी चीज़, ठीक है। तो याद रखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ किस पद के लिए गठन के लिए श्री जयप्रकाश नारायण जी ने प्रयास किया। तो याद रखिएगा लोकपाल लाने के लिए, ठीक है। लोकपाल लाने के लिए आपका अन्ना हजारे हो गया, ठीक है, आपके अरविंद केजरीवाल हो गए। तो मतलब कि इन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट करा और लेकिन मुख्य प्रयास जो करा वो आपका जयप्रकाश नारायण, आप याद रखिएगा, ठीक है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है किस पद के गठन के लिए, जयप्रकाश नारायण जिन्हें आप JP भी कहते हो, JP नारायण, ठीक है। इन्हें पब्लिक हीरो कहा जाता है, लोक नायक कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण ने प्रयास करा था लेकिन बाद में जो है फिर किसने इसको अंजाम दिया, मतलब फाइनल, जैसे अन्ना हजारे हो गए और आपके अरविंद केजरीवाल, ओके। 15वां क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें क्वेश्चन है हमारा 2019 में आम चुनावों में किस राजनीतिक दल ने पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। तो बताइए तो किस राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है। भाजपा नहीं लिखना, भारतीय जनता पार्टी फुल नाम लिखना। 16वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किस निम्नलिखित में से किससे है। तो बताइए दोस्तों ये पता होना चाहिए, योजना से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आ जाता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना से आ जाएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से आ जाएगा। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं, बैंक में खाता खोलने के लिए, LPG गैस के लिए और आपका सड़क निर्माण के लिए, पानों की आपूर्ति के लिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, घरेलू गैस के लिए, ठीक है, यानी कि LPG सिलेंडर के लिए। मैंने उल्टा स्टार्ट करा था इसलिए आपको जो स्टूडेंट हमारी वीडियो को देखने रहे सुन रहे हैं तो उन्हें थोड़ा ऐसा लगा हुआ। तो देखिएगा हमारा सेक्शन B स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सेक्शन B में आपका अवतरण है, अवतरण यानी कि पैसेज दे रखा है, पैसेज को पढ़ के आपको उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर का आपका एक पैसेज है और एक नंबर के प्रश्न है इसमें। तो ये पैसेज जो है ब्रिक्स पर आधारित है। ब्रिक्स आपका नया टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग 2021 के। तो हम चलिए इसे पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा इसमें दे रखा है ब्रिक्स यानी कि BRICS को क्रमशः ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के लिए संदर्भित किया जाता है। ब्रिक की स्थापना, ब्रिक अगर स्टार्ट करें क्योंकि साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ था, तो ब्रिक की स्थापना 2006 में रूस में हुई थी और वर्ष 2009 में पहली बार बैठक में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया जाने के बाद ब्रिक्स से ही ब्रिक्स में तब्दील हो गया। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच आपसी आर्थिक लाभों का सहयोग और वितरण करना है। इसके अलावा आपसी समानता और प्रत्येक राष्ट्र के आंतरिक नीति में गैर हस्तक्षेप है। ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन ब्राज़ील के राष्ट्रपति जैरे बोल्सोनारो द्वारा 2019 में ब्राज़ील में संपन्न हुआ। ब्रिक की स्थापना किस वर्ष हुई, ठीक है। पहला क्वेश्चन आया ब्रिक की स्थापना किस वर्ष हुई। तो बताइए दोस्तों ब्रिक की स्थापना किस वर्ष हुई।
17वें का पहला क्वेश्चन 17.1। तो ब्रिक्स की स्थापना आपको पता होना चाहिए, ब्रिक की स्थापना हमारी 2006 में हुई। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। ठीक है, 17.2 पे चलते हैं। ब्रिक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ब्रिक का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सहयोग है, सामरिक सहयोग है, सांस्कृतिक सहयोग है। इनमें से कोई नहीं बताइए। आर्थिक सहयोग, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आर्थिक सहयोग, ना कि सामरिक और ना ही सांस्कृतिक। ठीक है, 17.3 हमारा क्वेश्चन है, किस देश को शामिल करने के लिए ब्रिक्स में परिवर्तन हो गया? तो सभी को पता है, दक्षिण अफ्रीका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत, चीन, रूस बिल्कुल गलत है। दक्षिण अफ्रीका बाद में ऐड हुआ था। 17.4 हमारा क्वेश्चन है, ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन 2019 में कौन से देश में हुआ? भारत, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। बताइए। ब्राजील में हुआ था। ठीक है, जैरे बोल्सोनारो ने अध्यक्षता करी थी। ओके, 18वां हमारा गद्यांश का क्वेश्चन है। तो उसी तरह से 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर के 4 क्वेश्चन है। तो हम पढ़ते हैं इस गद्यांश को। 18वां क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। वे भारत के प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री भी थे। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से 1964 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना का क्रियान्वयन का गहरा प्रभाव डाला। नेहरू की विदेश नीति में के 3 बड़े उद्देश्य थे: कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बनाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज रफ्तार आर्थिक विकास करना। नेहरू इन उद्देश्यों को गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे। इन दिनों में कुछ पार्टियों और समूह उन दिनों देश में कुछ देश लिखा होता, सॉरी मैं सोच रहा है फ्लो कैसे बिगड़ गया। उन दिनों देशों में कुछ पार्टियों और समूह ऐसे भी थे जिनका मानना था कि भारत को अमेरिकी खेमों के साथ ज़्यादा नज़दीकी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इन खेमे की प्रतिष्ठा लोकतंत्र की हिमायती के रूप में थी। इन धारा पर सोचने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी शामिल थे। साम्यवाद के विरोधी कुछ राजनीतिक पार्टियां भी चाहती थी कि भारत अपनी विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में बनाए। ऐसे दलों में भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी प्रमुख थे, लेकिन विदेश नीति को तैयार करने के मामले में नेहरू की खासी बढ़त थी। तो अगला हमारा पहला क्वेश्चन है 18.1। ठीक है, स्टार्ट हो जाइए। अब एमसीक्यू के क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की विदेश नीति का निर्माता किसे कहा जाता है? बताइए। स्वतंत्र भारत का विदेश नीति का निर्माता दोस्तों हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहा जाता है, जिसका ऑप्शन सी में दे रखा है। सरदार पटेल, महात्मा गांधी, अंबेडकर। तो सी ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू है। सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू सही है। ठीक है, 18.2 हमारा क्वेश्चन है, नेहरू की विदेश नीति के उद्देश्य थे कठिन संघर्ष से प्राप्त समृद्धता को बचाए रखना, ए, और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, बी, और तेज रफ्तार के आर्थिक विकास करना, सी, और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। ओके, 18.3 पे डिस्कस करते हैं। 18.3 है हमारा, लोकतंत्र के हिमायती उपरोक्त गद्यांश को किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? लोकतंत्र के हिमायती। ठीक है, तो अंबेडकर के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए, स्वतंत्र पार्टी के लिए, भारतीय जनसंघ के लिए। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, हिमायती है लोकतंत्र का, बहुत ही समृद्ध देश। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन इसका सही है। चौथे क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, भारत के प्रथम विदेश मंत्री सभी को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अंबेडकर हमारे प्रथम कानून मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, सेक्शन सी की तरफ हम आ चुके हैं। तो सेक्शन सी में देख सकते हो हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो 19वां क्वेश्चन है सेक्शन सी का पहला, आसियान की स्थापना कब हुई? तो आसियान की स्थापना से दोबारा क्वेश्चन आ गया, रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है कभी कभार। तो आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में। और इसी के साथ इस क्वेश्चन में ये पूछा आसियान की स्थापना कब हुई, ये मैंने आपको बता दिया। आसियान के संस्थापक राष्ट्र कौन कौन से थे? 1.5 नंबर मिलेंगे आपको, मतलब कि 1.5 नहीं मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। आसियान के संस्थापक राष्ट्र बताने के इसका 1.5 नंबर मिलेगा आपको। आसियान की स्थापना कब हुई, इसका मिलेगा आपको आधा नंबर। ठीक है, 1.5 और आधा हो जाएगा 2। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आसियान के संस्थापक राष्ट्र कौन कौन से थे आपको पता होना चाहिए। संस्थापक देश पूछा है, सदस्य देश नहीं पूछ रहा। संस्थापक का मतलब फाउंडर। ठीक है, जिन्होंने स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड इसके संस्थापक देश थे। ठीक है दोस्तों, 20वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। 20वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो आपको पता होना चाहिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के हमारे प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना और मानवाधिकारों के लिए रक्षा करना। तीसरा पॉइंट हम बात कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बनाए रखना और सतत विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसके 4 पॉइंट मैंने आपको बताएं। 4 उद्देश्य, आप कोई 2 लिख सकते हो। ठीक है, थोड़े से एक्सप्लेन कर देना बस। 21वां क्वेश्चन है, चुनाव की एक दलीय प्रणाली तथा बहुदलीय प्रणाली की एक एक विशेषता लिखिए। ठीक है, चुनाव की एक दलीय प्रणाली और बहुदलीय, द्विदलीय प्रणाली से क्वेश्चन नहीं आया, एक दलीय प्रणाली से और आपका मल्टी पार्टी सिस्टम से क्वेश्चन आया। मल्टी पार्टी सिस्टम और एक आपका वन पार्टी सिस्टम की एक एक विशेषता आपको लिखने, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा वन पार्टी सिस्टम की जो विशेषता है पहले वो बताता हूँ। तो वन पार्टी सिस्टम की जो विशेषता है, नंबर 1 राजनीतिक स्थिरता रहती है, सुदृढ़ शासन रहता है, अनुशासन की स्थापना होती है इसमें। ठीक है, और गुटबंदियों से दूरी रहती है इसमें। तो इसमें से कोई आपको एक बता देना है, मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा लाइन में लिख देना, मतलब कि थोड़ा लाइनों को खोल देना।
बहुदलीय प्रणाली की विशेषता बताता हूँ। अब इनके मैं 3 पॉइंट बताऊंगा, 3 में से कोई एक करना, ठीक है, मतलब लिखना पेपर में। तो मतदाताओं को व्यापक पसंद का अवसर मिलता है। जब बहुत सारी पार्टियां होती हैं तो बहुत सारे लोगों का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। चुनावी पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है क्योंकि विपक्षी पार्टी खड़ी हो जाती है और सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी व जवाबदेही होती है, ठीक है। ओके, तो 22वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो 22वां क्वेश्चन भी हमारा 2 नंबर का, प्रेस की सेंसरशिप से आप क्या समझते हो? प्रेस की सेंसरशिप पे प्रतिबंध कब लगाए गए थे? आपको पता होना चाहिए। प्रेस पर प्रतिबंध जो है हमारे लगाए गए थे 1975 में, आपातकाल के दौरान, आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिएगा प्रेस की सेंसरशिप से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। तो इसमें हमें लिखना है 22वां उत्तर। तो आपातकाल के समय प्रेस सेंसरशिप को लगाया गया था, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया था। समाचार पत्र को कुछ भी छापने से पहले सरकार से अनुमति लेनी जरूरी थी, ठीक है। और स्टेटसमैन, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज़पेपरों ने मतलब कि वो दिखाने के लिए एक प्रकार का मतलब कि दुख जताने के लिए उन्होंने उन खबरों को ब्लैंक कर दिया था, ठीक है, यानी कि खाली छोड़ दिया था जहाँ पर वो खबर आनी है। इसके अथवा में एक क्वेश्चन दे रखा है कि आपातकाल से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो आपातकाल से आप क्या समझते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियां जिसमें सामान्य कानूनों के अनुसार देश की शासन नहीं चलाया जा सकता, आपातकाल कहलाता है। मुझे 352, 356, 360 में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, ठीक है। मतलब कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356, 360। 352 में क्या है, ये पेपर में नहीं लिखना, लेकिन ठीक है, मतलब कि किस में क्या है, आपको आर्टिकल लिखना है, बस ये नहीं लिखना कि किस में क्या है। 352 में बता देता हूँ। 352 में दोस्तों हमारा राष्ट्रीय आपात है, 356 में हमारा राज्य में राष्ट्रपति शासन है और 360 में हमारा वित्तीय आपात है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। 23वें क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। तो 23वां क्वेश्चन हमारा शुरू होने से पहले हमारा सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है। तो सेक्शन डी में जितने भी क्वेश्चन है वो 4 नंबर के हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 4 नंबर के क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ और अमेरिका यानी कि यूएस और यूएसएसआर, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट और हमारा यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर और आपका सोवियत संघ और अमेरिका, हिंदी में बात करते हैं, ठीक है। अमेरिका और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में क्या असमानताएं थीं, बताइए, ठीक है। तो देखिएगा आपको इसे कॉलम में करके बताना है इस तरह से। मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ डिस्प्ले पे, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे इसका आंसर आपको करना है, ठीक है। मैंने प्रेजेंटेशन पहले ही तैयार कर ली थी। तो देखिएगा इसका आंसर आपको इस तरह से करना है, ठीक है। एक तरफ डालना पूंजीवादी, एक तरफ डालना समाजवादी, ठीक है। वरना आप ऐसे यूँ सोच रहे हो यार ऐसे ही करना है क्या, इसके बिना नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पहले खूब बता दो, फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में खूब बता दो। लेकिन ये जो है ये वाला फॉर्मेट 12th लेवल तक अच्छा माना जाता है, 12वीं के बाद ये अच्छा नहीं माना जाता बीए में, ठीक है। ये 12 तक अच्छा रहता है। तो देखिएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था में नंबर 1 पॉइंट, सभी संसाधन पर समाज का अधिकार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर पूंजीवादियों का अधिकार होता है, पूंजीपतियों का, ठीक है। समाजवादियों में अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी निर्णय समाज के ओर से उनके प्रतिनिधि लेते हैं, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी निर्णय पूंजीपतियों द्वारा लिए जाते हैं। और समाजवादी अर्थव्यवस्था से तीसरा पॉइंट है, यह अर्थव्यवस्था समाज के हित में कार्य करती है, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये जो है हमारी, यह अर्थव्यवस्था पूंजीपतियों के अधिकतम लाभों के लिए कार्य करती है, ठीक है। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो समाजवादी अर्थव्यवस्था से कि यह व्यवस्था आर्थिक समानता और पूर्ण रोजगार की स्थिति में होती है। वहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है यह व्यवस्था आर्थिक असमानता होती है, यह पूर्ण रोजगार की स्थिति में नहीं होती। और 5वां पॉइंट आप लिख सकते हो समाजवादी अर्थव्यवस्था में मूलभूत आवश्यकताओं पर उत्पादन पर बल दिया जाता है, वहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता। 6ठा पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें, इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में कोई प्रतियोगिता का स्थिति नहीं होती समाजवादी अर्थव्यवस्था में, वहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है, फुल कंपटीशन, ठीक है। इसमें कंपटीशन नहीं होता, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कंपटीशन होता है। 7वां पॉइंट समाजवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का अधिक विकल्प नहीं होता, लेकिन यहाँ पर वस्तुओं के अनेक विकल्प होते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको 7 पॉइंट बताने हैं, कोई आपको पेपर में 4 पॉइंट लिखने हैं, ओनली ऑन 4 पॉइंट, ठीक है। 4 पॉइंटों का आपको विस्तार से बताना होगा। ओके दोस्तों, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा आया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की निम्न संस्थाओं के बारे में आप क्या जानते हो? यूनिसेफ और आईएलओ के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो यूनिसेफ के बारे में पहले जान लेते हैं। तो यूनिसेफ देखिएगा, ठीक है, 2 नंबर मिलेंगे यूनिसेफ लिखने पे और 2 नंबर मिलेंगे आईएलओ के ऊपर लिखने पे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं यूनिसेफ, इसका पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल कोष है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस बोल देते हैं इसे, चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ओके। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस आपका इमरजेंसी फंड, ओके। तो हिंदी में बोलते हैं इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल कोष है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और
इसका मुख्य कार्य जो होता है बच्चों के लिए आपातकालीन निधि का मतलब होता है कलेक्शन, पैसों का कलेक्शन आप कह सकते हो, ठीक है। आपातकालीन पैसों को कलेक्ट करना और संपूर्ण विश्व में इनके विकास कार्यों में सहायता करना, ठीक है, यानी कि बच्चों के विकास कार्य में सहायता करना। और यूनिसेफ के बहुत सारे प्रोग्राम आपको इंडिया में देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं इंडिया के यूनिसेफ के हेडक्वार्टर में जा चुका हूं और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, अगर आप देखते हो मतलब कि इसमें यूनिसेफ के बारे में ही अगर मैं आपको बताऊँ तो लिखने के लिए, इसके अतिरिक्त यूनिसेफ जो है विश्व के समस्त भागों में बच्चों को स्वास्थ्य और उत्तम जीवन सुनिश्चित करने वाले कार्यों में सहायता और प्रोत्साहन भी देता है, ठीक है। और आगे लिख सकते हो इसमें वर्तमान में यूनिसेफ की जो सदस्य संख्या है वो 193 है, ठीक है। 193 यूनाइटेड नेशन की भी है और वही आपकी इसकी भी है यूनिसेफ की, ठीक है, सदस्य संख्या। और यह संस्था सफलतापूर्वक कार्य कर रही है, ठीक है। और इंडिया में भी इसका बहुत अच्छा वो है एग्जाम्पल कि इंडिया में भी जब मैं यूनिसेफ गया था, यूनिसेफ के हेडक्वार्टर में इंडिया वाले में, नई दिल्ली में यार, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया था, मतलब कि उन्होंने ही बता दिया था जो एंट्री पॉइंट पे खड़े हुए थे कि यहाँ पर जो है ये महिलाओं जो होती हैं प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, या मैं यूँ कहूँ जो छोटी बच्चियाँ होती हैं जो उनके एजुकेशन के लिए, छोटे बच्चों के लिए, ठीक है, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके टीकाकरण के लिए यूनिसेफ ऐसे प्रोग्रामों को लॉन्च करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि मैं यूनिसेफ गया था इंडिया वाले में, ओके। तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा ILO से है। तो ILO पे मैं आपको बता दूं तो ILO का इसका पूरा नाम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की पहली एजेंसी माना जाता है इससे, ठीक है। वर्तमान में इसके सदस्य संख्या 187 है। और अगले पॉइंट में लिखना है इसका मुख्यालय जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। और यह संस्था श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का नियम तय करती है, ओके दोस्तों। अगला इसमें पॉइंट आप लिख सकते हो, इसके अतिरिक्त महिलाओं, पुरुषों, श्रमिकों के उत्पादक कार्यों में जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहन और कार्यस्थल पर उनकी सुरक्षा, समता और स्वाभिमान की स्थिति बनाए रखने का भी संगठन इसके कार्य हैं, ठीक है। अब देखिए कार्यस्थल पे जो सुरक्षा के लिए ILO क्या कार्य करता है, मान लीजिएगा कार्यस्थल पे महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा आ जाता है, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें यार कि मान लीजिएगा प्रेग्नेंट महिला है, अब उसमें ऐसा है कि बॉस जो है अभी छुट्टी नहीं दे रहा है, ठीक है, और एंडिंग टाइम चल रहा है बिल्कुल, तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगी, तो उसके खिलाफ जो है आंदोलन वगैरह बगावत करते हैं लोग, तो वही सारी चीज़ें उसके लिए ILO वर्क करता है, ओके दोस्तों। तो मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट बताए ILO यूनिसेफ के रिगार्डिंग, इसमें से आपको 4-4 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। आपका 25वां क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो 25वां क्वेश्चन जो है हमारा वो है आपका गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता के कोई 4 तर्क दीजिए, ठीक है। गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पे कोई 4 तर्क देने हैं आपको। नंबर 1 आप हेडिंग डालिए कि गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता के तर्क। अब इसमें नंबर 1 पॉइंट लिखिएगा एक संगठित मंच, अंडरलाइन करके मैं इसमें जो बता रहा हूँ वो आपको लिखना है, ठीक है। गुटनिरपेक्षता नव स्वतंत्र देशों का एक मंच प्रदान करती है जहाँ वे अपनी समस्याओं, आवश्यकताओं और चर्चा करते हैं और समाधान प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन है प्रासंगिकता, महत्व बताना है दोस्तों, ठीक है, उद्देश्य नहीं बताना, महत्व बताना है, महत्व, प्रासंगिकता, इंपोर्टेंस, ओके दोस्तों। फिर आपको हेडिंग डालनी है, मेन हेडिंग मतलब कि छोटी सी, स्वतंत्र विदेश नीति में सहायक, अंडरलाइन करके फिर इसके अंदर लिखना गुटनिरपेक्षता ने ही छोटे देशों को इतना साहस दिया कि महाशक्तियों के सामने झुके बिना अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बना पाए, ठीक है। फिर आपको तीसरा पॉइंट बनाना है अंडरलाइन करके परस्पर सहयोग, आपसी सहयोग भी बोल सकते हो। इसमें आपको लिखना है गुटनिरपेक्ष संगठन में जो देश शामिल हुए उन सबका इतिहास समान है, इसलिए वो एक दूसरे की समस्याओं को बेखूबी जानते हैं, इसलिए आज भी परस्पर सहयोग विकास की ओर अग्रसर है, ठीक है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें वैकल्पिक विश्व व्यवस्था, ठीक है। वैकल्पिक विश्व व्यवस्था अंडरलाइन करके इसके अंदर लिख सकते हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न स्वतंत्र देश द्वारा संगठित समूह के रूप में अपनी आवाज रखते हैं, ठीक है, अपनी आवाज उठाते हैं और रखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्यूबा मिसाइल संकट का वर्णन करना है। तो हमारा 25वें का 8वां क्वेश्चन है, तो इसका भी मैं बता दूं क्यूबा मिसाइल संकट बहुत ही अच्छा पॉइंट है यार। क्यूबा मिसाइल संकट अगर कोई बच्चे ने शानदार रूप से पढ़ा हो तो बहुत अच्छा है। क्यूबा मिसाइल संकट बताऊंगा मैं आपको। तो क्यूबा मिसाइल संकट यार बहुत ही आसान है। इसमें आप कह सकते हो क्यूबा अमेरिका से सटा हुआ एक द्वीप है और 1962 में सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें क्यूबा में चारों तरफ तैनात कर दी थी। ये पॉइंट लिखिए और अगला पॉइंट लिखिए जिससे वह अमेरिका की घेराबंदी कर सके। और अगला पॉइंट में लिख दीजिए उस समय सोवियत संघ के नेता निकिता खुर्शेव और अमेरिका के नेता जॉन एफ कैनेडी थे और अमेरिका ने इसकी भनक जो है अमेरिका को इसकी भनक मतलब 21 दिन बाद पता लगी, यानी कि 3 हफ्ते बाद बताते हैं यार, कहीं 15 दिन भी बाद लिखा होता है लेकिन आप 3 हफ्ते बाद लिख सकते हो, ठीक है। 3 हफ्ते बाद अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। 3 हफ्ते बाद पता लगी जॉन एफ कैनेडी को और अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े यानी कि मिसाइल अपने जो हथियार थे अपनी जो तोफ थी उनको आगे बढ़ा दिया कि आदेश दे दो, ऑर्डर दे दो, ठीक है। परंतु बाद में क्या हुआ कि दोनों देशों ने नेताओं ने बातचीत की गई और आगे की कार्रवाई को रोक दिया गया और ऐसे में क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है और ये दुनिया जो है तीसरे वर्ल्ड वॉर से बच गई, ठीक है। खत्म, इतना ही क्यूबा मिसाइल संकट है और विस्तार से आप और बता देना इसे थोड़ा सा।
26वां क्वेश्चन हम लेते हैं। 26वां क्वेश्चन है पाकिस्तान के लोकतांत्रिकरण में कौन सी कठिनाइयां हैं, वर्णन कीजिए। बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं पॉइंट बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन जरूर करना पड़ेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है क्योंकि, तो यहाँ पर जो है मैं आपको 4 ही पॉइंट बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करके आप लिख देना, ठीक है। तो देखिएगा नंबर 1 पॉइंट कि इस्लामिक कट्टरवाद जो है ना, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक कठिनाई मैं बता रहा हूँ। तो पाकिस्तान में लोकतांत्रिकरण में जो कठिनाई है, तो इस्लामिक कट्टरवाद का राजनीतिक प्रभाव इसमें ज़्यादा है। इस्लामिक कट्टरवाद मतलब कि एक मुस्लिम कट्टरवाद का रूप आपको पॉलिटिकल इफेक्ट इसमें देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर पाकिस्तान का जन्म धर्म के आधार पर ही है, इसलिए यह कट्टरपंथी ताकतों का ज़्यादा हावी होती हैं यहाँ पर, इसलिए लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर देना। सेना का वर्चस्व वाला पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अंदर आपको लिख देना जैसे कि भारत में सुरक्षा का भय उत्पन्न कर सेना ने आरंभ से ही राजनीतिक व्यवस्था में अपना प्रभाव बना रखा है, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। तो आगे आप अगला पॉइंट लिख सकते हो आतंकवाद का प्रभाव, ठीक है। आतंकवाद, ठीक है, ये टेररिज्म को बढ़ावा देता है। तो इसमें कट्टर जितने भी आपको आतंकवाद के हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलेंगे पाकिस्तान के अंदर हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो आतंकवाद का प्रभाव है, इसमें आप लिख सकते हो कट्टरवादी ताकतों ने समर्थन के कारण पाकिस्तान में इस्लामिक आतंकवाद ने अपनी जड़ें बना ली हैं, ठीक है, हेडक्वार्टर वगैरह सारे इसमें ही है। अंतर्राष्ट्रीय हित, इसमें अगला पॉइंट है, आप लिख सकते हो अंतर्राष्ट्रीय हित वाले पॉइंट पर अंडरलाइन करके इसमें आप लिखिएगा कि पाकिस्तान में लोकतंत्र शासन चले, इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता है इसे, ठीक है। तो इन पॉइंटों को आप लिख सकते हो। अगला पॉइंट अथवा में दे रखा है, वो सॉरी अथवा में क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश के मध्य कोई 2 सहयोग तथा 2 असहयोग के मुद्दे बताइए। भारत और बांग्लादेश वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हम जो है यहाँ पर जो है पहले आपको सहयोग के मुद्दे बताते हैं, जो आपको 2 लिखने हैं और 2 आपको असहयोग लिखने हैं। 2 सहयोग बताने हैं, मैं आपको यहाँ पर 3 पॉइंट बताऊंगा, 2 लिख देना कोई पेपर में, ठीक है। तो नंबर 1 ऊर्जा के क्षेत्र में जो सहयोग है, इसमें आप लिखिएगा पूर्वी भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे 2 हमारे देश हैं, उनके बीच जो है पावरफुल व्यवस्था की गई है, और भारत बांग्लादेश परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगा तथा तकनीकी सहायता भी देगा। ओके, सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंदर आप लिख देना इसमें, ठीक है। और यात्राओं की वार्ताओं का दौर में पॉइंट में लिखना आप, मैं बता रहा हूँ कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की परस्पर यात्राएं 2010 में, और बांग्लादेश के शेख हसीना और भारत से डॉक्टर मनमोहन सिंह 2011 में, और 2015 में नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण यात्राएं हैं, ठीक है। अब असहयोग के मुद्दे आपको लिखते हैं। असहयोग के तो आपको पता ही होंगे बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि पूरा चैप्टर इस पे था हमारा, लिट्टे वाले पे, ठीक है, लिट्टे मतलब लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम वाले पे। तो हमारा जो है अगला पॉइंट जो है शरणार्थियों की समस्या, आप लिख सकते हो असहयोग में, भारत और बांग्लादेश में असहयोग के मुद्दों में शरणार्थियों की समस्या में आप लिख सकते हो कि भारत की सीमा क्षेत्र में अवैध बांग्लादेश में शरणार्थियों का आना जारी है, जिसका भारत हमेशा विरोध करता है। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने लिट्टे वाला जो शब्द बोला वो सॉरी, उसके लिए मैं श्रीलंका वाला याद आ गया, ठीक है। बांग्लादेश में लिट्टे वाला कुछ नहीं है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ठीक है। आप भी सोच रहे हो यार भाई ने क्या बता दिया, ठीक है। वो अभी जो हम पिछली वीडियो में बना रहा था, तो उसमें यार वो आया था हमारा क्वेश्चन भारत और श्रीलंका से, और मुझे उसका याद आ रहा था और फ्लो में चल रहा था, इसलिए, ठीक है। तो लिट्टे से कोई संबंध नहीं है बांग्लादेश का, श्रीलंका से, सॉरी दोस्तों, ठीक है, हो जाता है, कोई नहीं। तो आपको याद रखना है लेकिन, ठीक है, जो गलती मेरे से हुई है वो क्यों हुई है इस बात का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर असहयोग के मुद्दे में बता रहा हूँ कि शरणार्थी समस्या है, ठीक है। और 3 बीघा गलियारा जो है हमारा, 3 बीघा गलियारा पॉइंट को अंडरलाइन करके इसमें यार लिखना जरूर कि बांग्लादेश एक क्षेत्र जो पश्चिमी बंगाल से घिरा हुआ है, उसको बांग्लादेश को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए भारत की ओर से 3 बीघे जमीन दी गई है, जिसकी प्रकृति अनिश्चित है, ठीक है। ये असहयोग है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यार प्रकृति अनिश्चित कर दी इन्होंने। अगला असहयोग जो है भारत और बांग्लादेश के बीच, वो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जल विवाद। भारत द्वारा फरक्का बैराज का निर्माण और संचालन होता है, ठीक है। और हम इसमें लिख सकते हैं जो बांग्लादेश का पानी की असमय आपूर्ति करके उनके लिए समस्या उत्पन्न करता है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। 27वां क्वेश्चन है हमारा। 27वां क्वेश्चन हमारा नीति आयोग से आप क्या समझते हैं उससे आया है। तो नीति आयोग से क्या समझते हो, 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। तो इसमें आप लिखिएगा नीति आयोग, ठीक है। नीति की फुल फॉर्म लिख दीजिएगा पहले तो, ठीक है। नीति की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। पहले फुल फॉर्म लिख दो सबसे पहले,
फिर लिखिएगा 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई और नीति आयोग का इसका गठन किया गया। 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय सरकार के केंद्र व राज्य सरकार के नीतियों के निर्माण में आवश्यक तकनीक परामर्श देने के लिए उद्देश्य से नीति आयोग की स्थापना की गई थी। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें, भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन सभापति होते हैं, उपसभापति की भी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। और वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसके सभापति हैं और उपसभापति इसके डॉक्टर राजीव कुमार हैं, ठीक है, जिन्हें CEO भी बोल सकते हो आप। और अगला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक नीतियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हो, सामरिक क्षेत्र में नीति संगत कार्यक्रम और दीर्घकालिक हमारे यानी कि लॉन्ग टाइम ढांचा तैयार करता है। केंद्र सरकार व वैचारिक केंद्र, ठीक है, वैचारिक केंद्र या वैचारिक टैंक भी बोल देते हैं। वैचारिक टैंक का मतलब कि बहुत ज़्यादा आइडियाज़ देता है नीति आयोग, ठीक है। और इसके अलावा जो है प्रबुद्ध मंडल का मतलब यही है कि उसके पास विचारों का पोर्टली है एक प्रकार से, तो प्रबुद्ध मंडल के रूप में कार्य करना। और आप लिख सकते हो इसमें ऊर्ध्वमुखी दृष्टिकोण है, एक अलग ही दृष्टिकोण देखने के लिए मिलता है नीति आयोग का, मतलब सभी राज्यों के समान भागीदारी सुनिश्चित करता है नीति आयोग, ठीक है। खंड ई हमारा मानचित्र से क्वेश्चन है, मानचित्र और कार्टून पर आधारित को, तो सेक्शन ई भी देखते हैं। सेक्शन ई में 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD में राज्य दर्शाए गए हैं, ठीक है, और नीचे दी गई जानकारी के अनुसार उन्हें आपको टेबल के अंदर भरना है। ध्यान रखना दोस्तों, 12th के अंदर आपको मैप फाड़ के अपनी कॉपी के अंदर नहीं चिपकाना होता, आंसर शीट में पेपर के अंदर, ठीक है। आपको लिस्ट बनानी होती है, उससे आपको नंबर मिलते हैं। पेपर में अगर आप मैप चिपका दोगे तो उसमें आप टीचर आपके बेफालतू में नंबर काट लेगा, आपका कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे टीचर होते हैं वो निचली क्लासों को पढ़ाते हैं 10वीं तक, और 10वीं तक आपका मैप लगाया जाता है, इसलिए उन्हें लगता है कि मैप लगाना जरूरी है, ठीक है। लेकिन 11th 12th में मैप नहीं लगाया जाता, टेबल के अंदर आपको करना होता है, जिस तरह से टेबल यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 दे रखा है, यहाँ पर 5। बहुत सारे स्टूडेंटों को पता होती है जानकारी, लेकिन यहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट पता नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको रिलेट अक्षर लिखने हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर दे रखे हैं, और राज्यों के नाम लिखने हैं। राज्यों के नाम आपको पता होने चाहिए कहाँ पर है, ठीक है। पहले हम मैप देख लेते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर रिलेट अक्षर लिख रखे हैं, ठीक है, ABCD करके। तो आपको जो है यहीं पर जो है देख लेना है कि CEDB, पहले आपको ये बताना चाहिए यहाँ पर जहाँ जहाँ मेंशन करा गया है यहाँ पर कौन कौन से स्टेट हैं, ठीक है। A देख सकते हो यहाँ पर कर्नाटक दे रखा है, कर्नाटक नहीं केरला, सॉरी यार, ठीक है दोस्तों। तो आपको जो है इस तरह से आपको मैप देखना है पहले। तो मैप देखने के बाद आप अपने क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन है आपका, वह राज्य जहां जनवरी 1974 में छात्रों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, ठीक है। तो आपको पहले वो राज्य याद रखना है, कौन सा है वो राज्य बताइए। वो राज्य दोस्तों आपको पता होना चाहिए बिहार है, ठीक है, जहाँ पर छात्रों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था 1974 में, ठीक है। तो D ऑप्शन में बिहार दे रखा है, देखो D में हमने बिहार पहले ही मतलब कि देख लिया होगा आपने, तो D में बिहार दे रखा है। तो D यहाँ पर आपको D कहाँ पर भरना है, पहले वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर D भरना है, इस वाले कॉलम में, ठीक है। और ये इस वाले कॉलम में आपको बिहार राज्य का नाम भर देना है, ठीक है। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन कर लोगे। अब मैं टेबल द्वारा नहीं दिखाऊंगा, सभी क्वेश्चनों के उत्तर दूंगा बस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 1977 के चुनावों में इस राज्य में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। तो कौन से राज्य में नहीं मिली बताइए, जहाँ पर मेंशन कर रखा है बताइए। तो हम इसके लिए मैप देखना पड़ेगा। तो जहाँ तक है ई में भी ऐसा कहना गलत होगा, D में भी और B में भी, O में भी, तो लेकिन हाँ C बिल्कुल सही है, पंजाब में इसको सीट नहीं मिली थी, ठीक है। तो 1977 के चुनावों में कांग्रेस को पंजाब के अंदर एक भी सीट नहीं मिली, ठीक है। तो इसमें पंजाब भरा जाएगा, ठीक है। पंजाब इसका कौन सा ऑप्शन है, C, ठीक है। तो आपको दूसरे क्वेश्चन में C करके पंजाब भर देना है, ठीक है। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है, नक्सलवाद की शुरुआत करने वाला राज्य, ठीक है। तो वो कौन सा है, सभी को पता है, पश्चिम बंगाल। B फॉर बंगाल है और B ही हमारा इसका कीवर्ड है। तो तीसरे क्वेश्चन में B भरना है और आपको पश्चिम बंगाल भर देना है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित राज्य कौन सा है। तो सभी को पता है यार, उत्तर प्रदेश से संबंधित आइडियोलॉजी वाले व्यक्ति थे वो, ठीक है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अब मैं आपको ई ऑप्शन भर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मतलब कि वाला क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर आप मेंशन करोगे ना टेबल में, ई भर देना और उत्तर प्रदेश भर देना, ठीक है। अगला राज्य है वह राज्य जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, सॉरी। तो ए राज्य में आपका केरला दे रखा है, मैंने सबसे पहले बता दिया था, जिसे मैं कर्नाटक कह रहा था, ठीक है। तो ए भरना है और यहाँ पर आपको केरला भर देना है, ठीक है, 5वें क्वेश्चन में। आई होप कि आप मैप का क्वेश्चन समझ गए होंगे। जो हमारे ब्लाइंड स्टूडेंट हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन है, बता देता हूँ यार, क्योंकि हमारे ब्लाइंड स्टूडेंट अगर सुन रहे होंगे वीडियो को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ब्लाइंड स्टूडेंटों के लिए, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर भी ब्लाइंड वाले बच्चों के लिए। तो आपातकाल, ये नॉर्मल स्टूडेंटों के लिए नहीं करना होते, ब्लाइंड स्टूडेंटों को ही करने हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है, आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। सभी को पता है, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। फखरुद्दीन अली अहमद हमारे, अब आप कहोगे यार ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है इसका, ठीक है।
प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान को किस दशक तक चिन्हित किया जाता है? ये नए सिलेबस पर आधारित है, ठीक है। प्रथम लोकतांत्रिक जो हमारा अभ्युत्थान है उसे 1950 से लेकर 1970 तक करा जाता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 1977 के चुनावों के बाद किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो आपको बताना चाहिए जनता पार्टी की। शाह आयोग की स्थापना कब हुई? तो मई 1977 में हुई। राम मनोहर लोहिया कौन थे? राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी नेता थे जिन्होंने गैर कांग्रेसवाद की शुरुआत करी थी, ठीक है। 29वां क्वेश्चन कार्टून पर आधारित है, बहुत ही शानदार है। दिए गए कार्टून को ध्यानपूर्वक अध्ययन करो और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन इसका 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन इसका 2 नंबर का, ठीक है। टोटल ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और 2 नंबर के जो क्वेश्चन है उसका 40 शब्दों से अधिक उत्तर इसका नहीं देना है शब्दों में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है इसका उत्तर मतलब तो ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, तो आप देख सकते हो कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर से संबंधित वो है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंदिरा गांधी का फोटो है ये, ठीक है। और ये बीच में लीडर नेता खड़े हुए हैं और यहाँ पर कांग्रेस मरी हुई यानी कि दिखाई गई है और ये व्यक्ति जगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम यार इसे देख लिया है और आप इसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसे पूरी तरह से वो कर लेना और आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया और धीरे धीरे जब मैं इनके आंसर बताऊंगा तो आपको ये पूरा कार्टून समझ में आ जाएगा, ठीक है। यह कार्टून कौन सी घटना पर आधारित है? तो देखिएगा यह कार्टून जो है ना दोस्तों, मैं आपको बताऊं 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनावों के समय के बाद का समय का है और जिसमें 1969 में कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बट गई थी, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर 2 भागों में बट गई थी, ओके। और कांग्रेस हो और कांग्रेस आर, ठीक है। आपको वही बता देना है बस, ठीक है। और यहाँ पर जो है राष्ट्रपति अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं क्योंकि उसका जीत का यहाँ पर इसलिए माला पड़ी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो, आई होप कि आप धीरे धीरे समझ रहे होगे मैं जिस तरह से उत्तर दे रहा हूँ इस कार्टून के प्रश्न का। 29 का आपका दूसरा क्वेश्चन है, इस कार्टून में दिखाई गई महिला कौन है और इतनी खुश क्यों है? ठीक है, इस कार्टून में दिखाई गई महिला श्रीमती इंदिरा गांधी है। इसलिए खुश है क्योंकि राष्ट्रपति पद पे जिस व्यक्ति को चाहती थी वह व्यक्ति कामयाब हो गया, ठीक है। ओके दोस्तों, और गले में फूलों की माला पहने हुए व्यक्ति कौन है? आपको पता होना चाहिए। गले में फूलों की माला पहने हुआ व्यक्ति जो है हमारे श्री बीबी गिरी है, भारागिरी वेंकट गिरी इनका पूरा नाम है, जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए नामांकन के लिए जीत हासिल कर ली और जो इंदिरा गांधी का कैंडिडेट था, ठीक है। तो बीबी गिरी हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। इस कार्टून में उन्हें विजयी मुक्केबाज के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। विजयी मुक्केबाज, ठीक है, विजयी मुक्केबाज क्योंकि यार मुक्केबाज क्योंकि इन्होंने हाथों में देख रखा वो बॉक्सिंग वाले ग्लव्स पहन रखे हैं, ठीक है, ग्लव्स नहीं कहना चाहिए, ओके। तो ये कार्टून का क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों। तो ब्लाइंड स्टूडेंटों के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं फिर, क्योंकि यार कार्टून वाले स्टूडेंट हमारे नहीं देख पाते, तो ब्लाइंड स्टूडेंटों के लिए क्वेश्चन दिया गया है। एक क्वेश्चन ही है केवल कि भारत में एक दलीय व्यवस्था स्थापित होने के मुख्य कारणों का वर्णन करें, ठीक है। डायरेक्ट हमारा 5 नंबर का इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया। तो मैं बता देता हूं जो हमारे ब्लाइंड स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सुन रहे हैं। तो आज़ादी के बाद भारत में लगातार 3 दशक तक कांग्रेस पार्टी जीत के कारण ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई जिससे यह माना जाने लगा कि भारत एक दलीय व्यवस्था स्थापित हो गई है और इसके निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1 कि कांग्रेस पार्टी आज़ादी के समय में लड़ाई में भाग लेना, ठीक है, कांग्रेस का सशक्त दलों के रूप में उभरना, और कांग्रेस एक विचारधारात्मक संगठन के रूप में हुई थी और अन्य दलों से सशक्त नहीं थे, यानी कि अन्य अदर पार्टियां सशक्त नहीं थी कांग्रेस की जितनी, और कांग्रेस दल का चमत्कारी नेतृत्व भी था और कांग्रेस दल का जनता से जुड़ाव भी था, ठीक है, और गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थी, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारे ब्लाइंड स्टूडेंट सुनने हैं, तो अब बात करेंगे 6 नंबर के क्वेश्चनों की तरफ, जो हमारा सेक्शन एफ है, ठीक है। तो सेक्शन एफ हमारा 6 नंबर का वो है, तो चलिए अब इसे भी देख लेते हैं। तो सेक्शन एफ के अंदर जो हमारा 30वां जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। तो 30वां जो क्वेश्चन है 6 नंबर का है, ठीक है। 30, 31, 32 हमारे तीनों क्वेश्चन है, 6 नंबर के 3 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और हर क्वेश्चन में चॉइस दी गई है कि आप ऊपर वाला करना चाहो नीचे वाला कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें दिया गया है नंबर 1 क्वेश्चन, वैश्वीकरण के कारण विकासशील देशों में राज्य गतिविधियों में की भूमिका में वृद्धि और कमी की व्याख्या करो। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैश्वीकरण के कारण विकासशील देशों में जो एक्टिविटीज़ हुई हैं राज्य के अंदर, उनकी भूमिका में जो वृद्धि हुई है और कमी जो हुई है, वृद्धि और कमी की व्याख्या आपको करनी है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं दोस्तों, ठीक है। तो देखिएगा, वैश्वीकरण के फलस्वरूप देखा जाए तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप विकासशील देश जो हैं आंतरिक मामलों को लेकर बाहरी मामलों तक, ठीक है, कई पहलुओं में सकारात्मक और नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो वैश्वीकरण ने विकासशील देशों की आर्थिक गतिविधियों को बल प्रदान किया है। इसने जो है नए देशों की गरीबी समस्या हल हो गई है। अतीत के व्यापार बाधाओं के कारण विकसित देशों के लिए असंभव था, ठीक है, यानी कि अतीत में व्यापार बाधाओं के कारण जो है कम विकसित देश जो होते, कम विकसित देश के लिए यह असंभव था। वहीं अगर बात करें वर्ल्ड बैंक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन ने इन कम विकसित देशों को बाजार
सुधार के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दिया है। और कई देशों ने मतलब कि आपको बात करें तो टैरिफ हो गया, आपका करों को हटाकर इनमें परिवर्तन और बढ़ाने को शुरू कर दिया है। ठीक है, और अगला पॉइंट आप लिख सकते हो यार, विकासशील देशों में स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणाली ने वैश्वीकरण के योगदान के कारण सकारात्मक तरीकों से लाभ उठाया है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हो, वैश्वीकरण ने विकासशील देशों के लिए कई समस्याएं भी प्रस्तुत की हैं। और अगला पॉइंट आप लिख सकते हो कि एक और जहां धनी और निर्धन के बीच खाई बढ़ी है। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि दोनों पॉइंट आपको बताना है कि वृद्धि और कमी, मतलब ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि और कमी की बात करी गई है। अगला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, वहीं शिक्षित और पेशावर लोगों की विकसित देशों में पलायन भी एक बड़ी समस्या बना है। ठीक है, तो अथवा में भी क्वेश्चन दे रखा है, वो भी ग्लोबलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। तो ग्लोबलाइजेशन की व्याख्या करना है और ग्लोबलाइजेशन किस प्रकार बहुआयामी अवधारणा है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन की व्याख्या करना है, 2 नंबर इसमें मिलेंगे। और वैश्वीकरण किस प्रकार बहुआयामी अवधारणा है, इसके आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से 6 नंबर का है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिएगा, हम जो हैं पहले इसका मतलब कि 30 का जो अथवा का क्वेश्चन है इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा, वैश्वीकरण की व्याख्या करते हैं पहले। तो वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, जिसे भूमंडलीकरण कहते हो, तो ग्लोबलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यापार, सेवाओं और तकनीकों का पूरा संसार में वृद्धि, विकास और विस्तार किया जाता है। ठीक है, तो यह विभिन्न व्यापारों या व्यवसायों का पूरे संसार के विश्व के बाजारों में विस्तार करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य देखा जाए तो विचारों का, सेवाओं का, ठीक है, पूंजी का एक देश से दूसरे देश में जो हमारा प्रवाह है वही ग्लोबलाइजेशन है। तो ग्लोबलाइजेशन एक जटिल और विकासशील प्रक्रिया है जिसने विश्व के राजनीतिक और आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों को व्यापक तौर पर प्रभावित किया है। वैश्वीकरण ने वैश्विक ग्राम की अवधारणा को बड़ी तेज़ी से प्रदान किया है, जिसमें श्रम मतलब कि वैश्विक ग्राम की अवधारणाओं को भी तेज़ी प्रदान की है। तो जिसमें श्रम, पूंजी, वस्तु, सेवाओं के विस्तार ने दिन प्रतिदिन जीवन लाइफ स्टाइल को भी बदलने का बड़ा प्रयास किया है। अगला देखें तो वैश्वीकरण के संबंध में नवाचार, सांस्कृतिक परिवर्तन एवं प्रौद्योगिकी की गतिशीलता से भी है, जिसमें इससे पहले कभी इतनी व्यापकता नहीं देखी गई थी। ठीक है, उपरोक्त आधार पे कहा जा सकता है, निष्कर्ष के रूप में बता रहा हूँ, उपरोक्त आधार पे यानी कि कहा जा सकता है कि ग्लोबलाइजेशन एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसने वैश्विक तौर पर सभी पहलुओं को प्रभावित करने का प्रयास किया है। ठीक है, ये आपका उत्तर है, आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, मैंने आपको हिंट के रूप में आपको बता दिया। ओके दोस्तों, 31वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो 31वां क्वेश्चन जो है आपका, भारतीय संघ में देसी रजवाड़ों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो सरदार पटेल की यार भूमिका पर मैंने मतलब कि बच्चों को जो मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें जो है 12th वाले बच्चों में हमने कंपटीशन भी रखा था कि, और पूरा आपका सिलेबस के अंदर नया टॉपिक भी जोड़ा गया है कि द रोल ऑफ इंटीग्रेशन देसी रजवाड़े यानी कि रियासत को जो भी इंग्लिश में बोलते हैं, रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इन ऑफ इंटीग्रेटेड इंडिया, तो इंडिया को जोड़ने में सरदार पटेल की भूमिका, ये नया टॉपिक जोड़ा गया है दोस्तों। ठीक है, यानी कि टॉपिक नया जोड़ा गया है 2021 के सिलेबस में। ठीक है, पहले से भी था टॉपिक, लेकिन अब की बार इस पर ज़्यादा जोड़ दिया गया है। तो 31वां क्वेश्चन है, तो चलिए जानते हैं। तो देखिएगा, भारत में देसी रजवाड़ों के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक है, सरदार पटेल ने एक अधिनियम तथा प्रजातंत्रीकरण की विधियाँ, मतलब कि बहुत सारे तरीके अपनाए थे, अधिनियम भी अपनाया, प्रजातंत्रीकरण की विधि भी अपनाई, के द्वारा अधिकांश रियासतों को भारत में मिलाया। ठीक है, जूनागढ़ और हैदराबाद जैसी रियासतों को भारत में शामिल होने से मना कर दिया था इन्होंने, परंतु सरदार पटेल ने राजनीतिक कौशल और सूझबूझ से इन दोनों रियासत को भारत में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है दोस्तों, और नए स्वतंत्र देशों में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए प्रतिबद्धता और निष्ठा भारत के लिए पूर्णतः समर्पित थी, और जिसे उन्हें भारत का लौह पुरुष नाम मिला। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम से गुजरात के अहमदाबाद में स्टेडियम भी बनाया गया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका यार नाम चेंज करके अपने नाम पे कर दिया, जो मैं गलत मानता हूँ, बिल्कुल गलत, कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम चेंज करके। यार इतनी जल्दी तो बनाया था जब डोनाल्ड ट्रंप भारत में आए थे, और अब आप अपने नाम से रख लिया, क्या चाहते हो आखिरकार। खैर कोई नहीं, इस मुद्दे पर बात नहीं करनी चाहिए। तो अगला पॉइंट है हमारा, मैं आपको बता दूं, सरदार पटेल की इस साहसिक एवं प्रशंसनीय, यानी कि साहसिक आपका प्रशंसनीय का मतलब हो जाता है कि यार उनकी खूबसूरती को हम बयां कर रहे हैं,
प्रशंसनीय भूमिका का बेहद महत्व है तथा उनके इस योगदान के लिए उनका नाम स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाएगा। ठीक है, 31वें में अथवा का भी क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे भी देखना होगा हमें। भारत की केंद्रीय सरकार को 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित करने के लिए किसने विवश किया? आयोग की मुख्य सिफारिशें का भी उल्लेख करो। 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों बड़े ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को समझ लीजिए। पहले तो क्या कह रहा है, ठीक है, कि कह रहा है क्वेश्चन कि केंद्रीय सरकार ने 1953 में जो एसआरसी का गठन करा था, स्टेट रीऑर्गेनाइज कमीशन यानी कि एसआरसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, स्थापित जो करा था उसको स्थापित करने के लिए किसने विवश किया था और आयोग किसकी मुख्य सिफारिशें क्या थी वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो देखिएगा, भारत विभाजन तथा देशी रियासतों एवं भारत के विलय हो जाने की समस्याओं का अंत नहीं हुआ और ना ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो पाई। भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को निश्चित करने और अर्थात रूप से हम कह सकते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन की समस्या विद्यमान थी और यह कार्य अन्य कार्यों की तरह आसान नहीं था, क्योंकि सीमाओं का निर्धारण इस तरह करना था कि देश की भाषाई सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले तथा साथ ही राष्ट्रीय एकता का अखंडता भी बनी रहे। अगला पॉइंट में आप लिख सकते हो, मतलब पैराग्राफ में 1947 के बाद भारतीय सरकार ने इस प्रकार के निर्धारण को स्वीकार करके भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन का निर्णय लिया, परंतु भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन का कार्य सरल नहीं था। आंध्र आंदोलन, ठीक है, जिसमें श्री रामुलु पोट्टी का योगदान था, जो भूख हड़ताल के दौरान मर भी गए थे। ठीक है, आंध्र आंदोलन ने तेलुगु भाषी क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य की मांग करी, जिसमें सबसे बड़ा योगदान श्री रामुलु पोट्टी का था। ठीक है दोस्तों, और दिसंबर 1952 में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश में दूसरे भागों में भाषीय राज्यों पर गठित करने का संघर्ष चल पड़ा और केंद्र सरकार ने 1953 में, अब यहाँ पर जोड़ देना आपको, केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया और राज्य पुनर्गठन आयोग बनाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राज्य के पुनर्गठन से था संबंधित सिफारिश करना था। इस आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग कानून पास हुआ। इस कानून के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जैसा कि आपको पता होगा। 1956 के बाद हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड नए राज्य बने। ठीक है दोस्तों, तो यही था इसका उत्तर। और भी आप एक्सप्लेन करके इसका उत्तर लिख सकते हो, मैंने हिंट के रूप में इसका उत्तर आपको बताया है। ठीक है, तो 32वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं अपने। अब तो 32वां क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। आपके विचार में क्या गठबंधन सरकार का युग समाप्त हो गया है? अपने उत्तर में पक्ष में उपयुक्त तर्क दीजिए। ठीक है, यानी कि गठबंधन सरकार का युग समाप्त हो गया है तो अपने पक्ष में तर्क देना है। ठीक है, तो पॉजिटिव हमेशा तर्क देना चाहिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेकिन नेगेटिव भी दे दो। अभी नेगेटिव बीए वगैरह में आ जाओगे तो जब देना शुरू कर देना, लेकिन कोशिश क्या करो कि यार पॉजिटिव भी दो। अगर ऐसा पक्ष पूछ रहा है कि सही चीज़ बताओ, मतलब कि सही का मतलब यार ये नहीं कि आप ज़्यादा ही यथार्थ में जीने लग जाओ, रियलिज्म में, मतलब कि ठीक ठीक थोड़ा बताओ, ज़्यादा कटाक्ष भी मत कर दो सरकार का, अगर ऐसा पॉइंट आपका आता है। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन है हमारा, इसका मैं उत्तर बता रहा हूँ। गठबंधन सरकार उसे कहते हैं जिसे कहते हैं आपको बताना होगा। ठीक है, तो पहले मतलब कि आपको गठबंधन क्या है वो आपको बताना है। गठबंधन सरकार उसे कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। गठबंधन सरकार भारत की बदलती हुई दलीय राजनीति में राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता रही है। 1989 में भारत की गठबंधन की राजनीति का युग आरंभ हुआ और यह एक भारत की राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता बनी रही। कई बार गठबंधन सरकार बेहद कुशलतापूर्वक सहयोगपूर्ण कार्य किया, वहीं गठबंधन सरकार ने अस्थायित्व का भी सामना भी करना पड़ा। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, एक शब्द आया है हमारा अस्थायित्व। ठीक है, अस्थायित्व का मतलब हम कह सकते हैं कि एक अनटेम्परेरी शब्द के लिए जहाँ तक यूज करा गया होगा अस्थायित्व। ठीक है, तो का भी सामना करना पड़ा। देखिएगा मेरे सामने आंसर की है, अगर मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, अगर आप कहोगे तो मैं दिखा भी दूंगा यार, ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यार मैंने जो है आंसर की बड़ी उससे तैयार कर ली थी और बहुतों का सहयोग है। तो अब देखिएगा यहाँ पर है। ठीक है, स्थायित्व। ठीक है, स्थायित्व, तो इस शब्द में आपको दिखा रहा था। तो चलिए, तो
अस्थायित्व का सामना भी करना पड़ा। गठबंधन सरकारों ने अपनी अलग कमियां हैं गठबंधन सरकार की, लेकिन यह कहना है कि भारत में गठबंधन सरकारों का अस्तित्व समाप्त हो गया है, जो उचित नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, उचित नहीं है भाई, क्योंकि अब भी दोस्तों देखा जाए तो गठबंधन की सरकार है, किसकी सरकार, एनडीए की सरकार है, बीजेपी की। ठीक है भाई, यह कहना अधिक उचित होगा कि गठबंधन सरकारों का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि गठबंधन सरकारों की प्रकृति में परिवर्तन आया है। जहां एक और राजनीतिक दल अब एक गठबंधन सरकारों की सौदेबाजी का राजनीति में सहयोग की राजनीति की ओर अग्रसर हो रहा है, तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों के लिए परिपक्वता का सूचक है। गठबंधन सरकारों में क्षेत्रीय विभिन्नता, सांस्कृतिक विभिन्नता का एक राजनीतिक पटल पर आने का अवसर प्राप्त होता है, जो लोकतंत्र में राजनीतिक सहभागिता तथा निश्चय निर्माण में सभी समूह की भागीदारी को बढ़ावा देता है। अंततः यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि गठबंधन सरकारों ने भारतीय लोकतंत्र की एक नई परिभाषा तय की है। ठीक है दोस्तों, तो यार मैंने इस शॉर्ट फॉर्म में बताने की कोशिश करी है, आप अपने अनुसार इसके विस्तार से लिखना है सभी क्वेश्चनों को। ठीक है, जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उदय का वर्णन करो। ठीक है, एनडीए बोलते हो इसे, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो ये भी। तो चलिए दोस्तों, हम अपने 32वें क्वेश्चन के इसके अथवा पे जाते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। ठीक है, इसमें कुछ कोटेशन तो नहीं है, नहीं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का उदय। ठीक है, तो अप्रैल 1999, ठीक है, यानी कि 1999, अप्रैल 1999 को मात्र 13 माह पुरानी लोकसभा को राष्ट्रपति KR नारायण, जिनकी फुल फॉर्म है कोच्चि रामन नारायण, ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सलाह पर भंग कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लिख देना जरूर दोस्तों। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उदय का वर्णन करना है। देखिएगा मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, अप्रैल 1999, ठीक है, 90 यानी कि अप्रैल 1999 को मात्र 13 मंथ में, ठीक है, यानी कि 13 महीने पुरानी लोकसभा को राष्ट्रपति KR नारायण, जिनकी फुल फॉर्म है KR की कोच्चि रामन नारायण, ठीक है, कोच्चि रामन नारायण ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सलाह पर भंग कर दिया। ठीक है, लोकसभा को। ओके, याद रहेगा, तो इतना याद रखिएगा। सितंबर अक्टूबर में 1999 में 13वीं लोकसभा के चुनाव कराए गए। इन चुनावों के अवसर पर 24 राजनीतिक दलों ने मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से एक महान गठबंधन बनाया। इस गठबंधन में अधिकतर दल ही सम्मिलित थे जो 12वीं लोकसभा में सरकार में शामिल थे। इस गठबंधन की सभी राजनीतिक दल द्वारा तैयार साझे घोषणा पत्र में शासन का राष्ट्रीय एजेंडा बनाया गया है, जिसे गठबंधन की प्रतिबद्धता का आधार माना गया। घोषणा पत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, आपका गतायात्मक कूटनीति, हम कह सकते हैं एक ऐसी कूटनीति जो बहुत ही लॉन्ग टाइम चलती रहे, तो गतायात्मक कूटनीति, संघीय समरसता, आर्थिक आधुनिकीकरण और सेक्युलरवाद कहते हैं धर्मनिरपेक्षता को। ठीक है, और सामाजिक न्याय और शुचिता के प्रति सैद्धांतिक प्रतिबद्धता अभिव्यक्त की गई है। और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की संवैधानिक मुद्दा सुरक्षा की साथ साथ यह भी अपील की कि हमारे पुराने पूर्वाग्रह को त्याग दें, विवादास्पद मुद्दे को रोक लगा दें और विश्वास एवं मित्रता के बंधन में बंध जाएं। घोषणा पत्र में कहा गया था, क्योंकि यार क्वेश्चन अलग है, ध्यान रखना, क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उदय का वर्णन करना है, इसलिए ठीक है। घोषणा पत्र में कहा गया था कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में राजग बोलते हैं, नया है। राजग भविष्य है, राजग प्रगति और न्याय के लिए व्यापक आधार वाला आंदोलन है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का देश बहुमुखी विविधता, एकता, भरपूर बहुलवाद और संवाद का दर्पण बताते हुए अपना घोषणा पत्र भी प्रस्तावित किया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एनडीए का उदय हुआ। तो दोस्तों एनडीए जो है वर्तमान में बीजेपी के लिए पूरी तरह से डेडिकेट है, इस तरह से आप मान सकते हो। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो हमने इस वीडियो में आपको पूरे के पूरे 32 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, अगर देखिएगा कुछ ऐसे भी शब्द आए होंगे मैंने, क्योंकि यार मैंने भी लिखे हैं यहाँ पर जो है ऐड करे हैं अपने वर्ड, और ज़्यादातर जो है यहाँ पर आपको टीचर्स का योगदान देखने के लिए मिलेगा। यानी कि ये जो मैंने आंसर की बताई है आपको, ये ऑफिशियल आंसर की ही आप मान सकते हो। ठीक है, ऐसा क्योंकि इसमें मेरा भी ओपिनियन है काफ़ी सारा। तो देखिएगा दोस्तों, मैं ये और बताऊँगा कि अब आप पूछोगे यार मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने आपको पूरा आंसर इस तरह से बता दिए। दोस्तों मेरा BA चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, रेगुलर कॉलेज से हूँ मैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से BA मेरा चल रहा है, और मुझे पढ़ाते हुए यार पॉलिटिकल साइंस बहुत साल हो गए हैं। ठीक है, ऐसा मत समझना, मतलब काफ़ी सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ।
तो अब देखा जाए तो इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, और इसका जो है मैं कोशिश करूँगा एक लास्ट पार्ट और मुझे रिलीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि मैं सोच रहा हूँ कि हमने 4 पार्ट तो ला दिए, ये चौथा पार्ट है इस वीडियो का, ठीक है। और 3 पार्ट हमारे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जो सभी उपलब्ध होगा, ठीक है। और मैं क्या बता दूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कि यार दोस्तों, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, थैंक्स टू पॉलिटिको, यार प्लीज़ आपसे अपील है, तो यार आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक करके हमारे वीडियो को शेयर कर देना, यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो पॉलिटिकल साइंस के 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, और हिंदी के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये चैनल, ठीक है। तो तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।